आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फिजिक्स का मोशन चैप्टर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोशंस के टाइप क्या क्या होते हैं, मोशन क्या होता है। उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हमने देखी थी। 3 इक्वेशंस थी मेन, जो आपको याद होनी ही चाहिए अब। और मैं समझता हूँ कि आपने वो याद कर ली होगी, फिर भी मैं आपके आपको याद कराने के लिए दोबारा लिख देता हूँ। आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा। हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, सॉरी, जो 3 इक्वेशन थी हमारे पास। पहली इक्वेशन क्या थी दोस्तों? v इक्वल्स टू सॉरी या यस v इक्वल्स टू u प्लस 80। सेकेंड जो इक्वेशन थी वो थी s इज इक्वल्स टू ut plus half 80 square, and the third one was that 2as is equals to v square minus u square। और यहाँ पे t v u s और जो हमारे पास a, ये आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या क्या चीजें हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस होता है। ओके, तो चलिए अभी हम ये फोर्स चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें फोर्स ही समझना पड़ेगा। तो फोर्स की आपके पास एक प्रोडक्टिव डेफिनेशन है, जिसको आपको एज इट इज याद रखनी होगी। फोर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं बल। बल। तो फोर्स की जो डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से होता है दोस्तों। आप ये किसी कोई सामान से रिलेटेड मत समझ लेना प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट का मीनिंग फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में जब हम यूज करेंगे तो वो एक मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ओके, तो देखिए, और बेसिकली प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लिकेशन से नहीं, ज्यादातर हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर कहीं पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ 1 and a, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1a। ओके, यानी कि यहाँ के इसके बीच में एक प्रोडक्ट है, एक मल्टीपल का साइन होता है। तो आप ये चीज समझ लीजिए, आप इसको अभी से ही समझ लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स क्या चीज है? मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला आपको जो हमेशा याद रखना है, F इज इक्वल्स टू ma। ओके, F इज इक्वल्स टू ma। दोस्तों, फोर्स क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या होती हैं। तो फोर्स यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट यहाँ पर जो इसकी होगी, वैसे मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए आपको बताया था मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की SI यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमको ये यूज नहीं करनी है, हमको ये यूज नहीं करनी है, हमको न्यूटन यूज करनी है इसकी शॉर्ट SI यूनिट। इस पूरी यूनिट को ही हम शॉर्ट में न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स की SI यूनिट होगी दोस्तों न्यूटन। ओके, क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, ये सब न्यूटन के, ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये हमारे पास जो है ये न्यूटन के इक्वेशंस है सारी, उनके द्वारा कैलकुलेट की गई इक्वेशंस है, जिसका आज हम यूज करते हैं। ये इक्वेशंस भी मैंने आपको बताई थी कि लॉ इक्वेशंस ऑफ मोशन भी न्यूटन के द्वारा हमें दी गई थी। तो खैर चलिए, इसको समझने से पहले हमें एक दो थोड़ी टर्म्स हमें देखनी है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? देखिए दोस्तों, कोई एक बेंच रखा है बीच में, जिसको दो अलग अलग साइड से दो लोग उसमें अपना फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए टेबल यहाँ पर रखा है, कोई एक इंसान उसको इस तरफ से फोर्स लगा रहा है, दूसरा इंसान उसके अपोजिट साइड से। अगर उस टेबल में उसकी पोजीशन अपनी बनी रहती है, जहां है टेबल वो वहीं का वहीं रहता है, दोनों तरफ फोर्स लगने से, यानी कि उस टेबल पर उस फोर्स का इफेक्ट नहीं हो रहा, दोनों तरफ का बराबर फोर्स लग रहा है। दो या दो से ज्यादा फोर्स हो सकते हैं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। तो इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो देखिए, इफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, जो उनका इफेक्ट है फोर्सेस का on the object is zero, then it is called balanced force. Okay, अगर
जैसा भी मैंने आपको बताया, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन उस फोर्सेस का उस ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उस तरह के फोर्स को हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल। ओके, बैलेंस्ड फोर्स। इसी का उल्टा हो जाएगा दोस्तों अनबैलेंस्ड फोर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसी में आपको बता देता हूँ अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो आप बैलेंस्ड फोर्स को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सकें। ओके, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है दोस्तों, वो क्या होता है? इफ टू और मोर फोर्सेस acting on an object and the net effect of the forces on the object is non-zero, यानी कि कुछ ना कुछ वहां पे प्रभाव होगा। कैसा दोस्तों? non-zero। ओके, तो then it is called unbalanced force। ओके, इस तरह के बल को हम क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन थी अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो आई होप आपको बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स दोनों ही चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं चैप्टर के मेन पोर्शन पर, जो हमें सीखना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दोस्तों, गति के 3 नियम हैं जो न्यूटन द्वारा दिए गए हैं, जो बहुत फेमस है। तो ये अब हम इस चैप्टर में ही सीखेंगे। ये भी मैंने आपको फोर्स की डेफिनेशन दी थी जिसमें ये फॉर्मूला था। तो ये तो इसकी प्रोडक्टिव डेफिनेशन है एक, कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ फोर्स। ओके, ये फॉर्मूला भी किस तरह डिराइव हुआ, ये भी हम लॉज ऑफ मोशन इक्वेशन जब हम उसको डिराइव करेंगे तो हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी बस आपको ये डेफिनेशन एज इट इज याद रखनी है, लेकिन ये प्रूव भी हम करेंगे। ओके, तो देखिए, पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या होता है। तो देखिए, इट स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इट्स इनिशियल स्टेज एंड इट, ये जो लॉ है ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इट्स इनिशियल स्टेज वेदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो विराम अवस्था में है, रेस्ट पर है, या यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो रेस्ट पर है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसी पोजीशन में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ओके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट भी लिख सकते हैं इसमें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ओके, तो ये चीज हो सकती है। जब अगर कोई कार है तो किसी एक स्पीड से चल रही है, उसको रुकना होगा तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। ब्रेक्स यानी कि बाहर से कोई ना कोई उसमें फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हुई, वेलोसिटी कम हुई और वो रुक जाएगी। बढ़ाना होगा उसकी स्पीड, तब उसको एक्सेलरेट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी, वेलोसिटी बढ़ाई जाएगी, तब उसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होगी, वो तेज गति या तेज वेग से चलेगी। ओके, तो जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे तब तक वो अपनी जो पोजीशन है उसकी, वो उसी अवस्था में बनी रहेगी। कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है नॉर्मल विराम अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में, जब तक हम उसको बाहर से इफेक्ट अपना कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उस पर, या कोई हिट नहीं करेंगे या कोई उसको छूता नहीं जब तक, तब तक उसकी जो पोजीशन है वो एज इट इज बनी रहेगी। ओके, तो ये चीजें होती हैं, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ये डेफिनेशन है। इसको हम दूसरे वे में भी पढ़ सकते हैं। देखिए किस तरह, इफ द नेट एक्सेलरेशन, जो कुल जो त्वरण है, एक्सेलरेशन की हिंदी त्वरण याद रखिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स, इफ द नेट एक्सेलरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन द ऑब्जेक्ट विल बी ईदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई उसके बाहरी जब तक उस पर कोई जो एक्सेलरेशन है वो जब तक 0 रहेगा, यानी कि कोई उस पर एक्सेलरेशन यानी कि कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट होगा या डिसेलरेट होगा, लेकिन
जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा। और उस कंडीशन में जो हमने पहले देखा था वही चीज यहाँ पर जो लागू होती है, ठीक है। जब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता या जब तक एक्सेलरेशन जीरो है तब तक कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर रहेगा या फिर मोशन नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं इसको ड्राइव करके दिखाता हूँ, इसकी छोटी सी डेरिवेशन जो हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन आती है 1-2 मार्क्स के आते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या आते हैं तो आपको थोड़ा डिराइव करना होता है, ठीक है। तो अभी हम डिराइव करेंगे मार्क्स में, एग्जाम में आया या ना आपको पता भी होना चाहिए, ओके। तो मैं इसको डिराइव यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं इसको रब कर सकता हूँ। तो देखिए इसका डेरिवेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, ओके। देखिए let an object of mass m, okay, let an object of mass m is accelerated, ओके। चलो हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है तो हम इतना लिखते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ओके, एंड f स्मॉल f be the external force, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमने फोर्स की डेफिनेशन देखी थी, क्या होती है, F इज m into a, ओके। तो फोर्स की डेफिनेशन जो थी वो क्या थी, F इज m into a, ओके। अगर मैं कहूं इफ द, इसको हम यहाँ पे अगर कैपिटल F है तो हम इसको कैपिटल F लिख देते हैं, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्मॉल f लें या कैपिटल F, लेकिन अगर फॉर्मूले में कैपिटल F है तो हमने भी यहाँ पे कैपिटल F मान लिया, ओके। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ओके। ये हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं और हमने इसमें बताया कि जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि जब तक जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है हमारे पास कि जो मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कभी 0 नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कितना भी छोटा हो या कितना भी हैवी हो, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास हमेशा रहेगा। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट आप आसपास देखते हैं उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान मास हमेशा ही रहता है, चाहे वो कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, एक मिट्टी का कण भी क्यों ना, उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो पारदर्शी या इनविजिबल आपको दिखेगा, ठीक है। तो उस हर चीज का कुछ ना कुछ मास होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के थ्रू मैं इसको इस तरह लिख सकता था, लेकिन हम जानते हैं मास कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि वहां पे 0 सिर्फ क्या रहेगा, एक्सेलरेशन, ओके। वहां पे 0 क्या रहेगा, एक्सेलरेशन, जो मैंने इसको दूसरी डेफिनेशन से बताया था, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर ये आपकी डेरिवेशन जो है वो समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आप चाहे तो इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं, hence if the acceleration is 0, या फिर इसको जो इसका मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ वो मैं बता सकता हूँ आपको। मैं इसको दूसरे वे में लिख देता हूँ, जो इसका कंक्लूजन है हम इसको कंक्लूजन के वे में लिख देते हैं, जिससे हमारी जो डेरिवेशन है वो कंक्लूड कर सके हम।
एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? दिस इज पॉसिबल only when this is possible only when the object is either in rest or in motion. ओके, एक्सेलरेशन हम सब जानते हैं जीरो कब होगा, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर कोई एक कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से वो चल रहा है। जब तक उस पर एक्सेल फोर्स नहीं लगेगा एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, यानी कि हमारी जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसके बाद बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके।